हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई। इस वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बाल श्रम में मजदूर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली हानिकारक मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस के अवसर पर 10 से 17 जून 2021 तक कार्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। ILO के अनुसार दुनिया भर में 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम के रूप में काम कर रहा है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020-2021 में भारत जैविक खाद्य उत्पाद निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भारत के जैविक खाद्य उत्पाद निर्यात 2020-21 में 51% से बढ़कर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। निर्यात में वृद्धि दर्ज करने वाले मुख्य उत्पादों में केक मिल, तिलहन, फलों के गुद और प्यूरी, अनाज, बाजरा, मसाले, चाय, सूखे मेवे आदि शामिल है। भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों को जैविक उत्पाद का निर्यात किया। मात्रा के लिहाज से जैविक उत्पादों के निर्यात में 39% की वृद्धि हुई। वर्तमान में केवल उन्हीं उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है जिन्हें NPO प्रमाणन प्राप्त हुआ। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैविक कृषि और उत्पादों के विकास के लिए जिम्मेदार है। जैविक खेती की एक ऐसी तकनीकी है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का उपयोग शामिल नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फसल बीमा का वीट मॉडल हाल ही में चर्चा में था। वीट मॉडल कहाँ के किस प्रदेश में स्थित एक जिला है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फसल बीमा वीट मॉडल। आइए इसके बारे में जानते हैं। बीड महाराष्ट्र के मारवाड़ा क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक जिला है। बीड में किसान को बार बार भारी बारिश या बारिश की विफलता के कारण फसलों का नुकसान होता है। इसलिए बीड में बीमा कंपनियों को उच्च भुगतान और निरंतर नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त कराने में भी चुनौती का सामना करती है। PMFBI केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कृषि विभागों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय योजना है। चूँकि 2020 में खरीफ सीजन के दौरान कार्यान्वयन के लिए निविदाओं को बोलियां नहीं मिली, इसलिए राज्य के कृषि विभाग ने बीड जिले के लिए दिशा निर्देश बदल दिए। नए दिशा निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों ने एकत्र किए गए प्रीमियम का 110% कवर प्रदान किया। यदि मुआवजा प्रदान किए गए कवर से अधिक है तो राज्य सरकार को बीच की राशि का भुगतान करना होगा। यदि मुआवजा प्रीमियम में प्राप्त राशि से कम है तो कंपनी 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में लेगी और शेष राज्य सरकार को भुगतान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेफ डे कैबिनेट के रूप में किस नामित सेवा अधिकारी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर के नागराज नायडू। अब्दुल्ला शाहिद ने 1 वर्ष के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारी नागराज नायडू को सेफ डे कैबिनेट के रूप में नामित किया गया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइप हो गई है, सिर्फ डे लिखा गया है, तो आप लोग मेंशन मत करिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के होने वाले अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने थिल मिर्जा हुसैन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के विशेष दूत के रूप में नामित किया। IFS अधिकारी के नागराज नायडू 1 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र के नौकरशाही का नेतृत्व करेंगे। वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि हैं। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सेफ डे कैबिनेट एक वरिष्ठ सिविल सेवक या अधिकारी होता है। राष्ट्रीय गार्ड ने अपने मुक्त दक्षताओं को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने अपनी मुख्य दक्षताओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आतंकवाद विरोधी अभियान काउंटर आईईडी को अपहरण विरोधी अभियान एनएसजी की मुख्य दक्षताएं हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में लगे स्टार्टअप को सहायता प्राप्त करना है। समझौता ज्ञापन सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ शस्त्र और राइज प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षा के क्षेत्र में एनएसजी-आरआरयू की विशेषताओं को साझा करने में मदद करेगा। यह एनएसजी को सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और पाठ्यक्रम क्षेत्रों में वैश्विक मानकों को हासिल करने में भी मदद करेगा। एनएसजी ने सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को मान्यता देने के लिए एनएसजी इनोवेशन अवार्ड शुरू किया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ है ये हम आपको बताएंगे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरात में स्थित है। इसका गठन 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक अधिनियम 1986 के तहत किया गया। यह भारतीय गृह मंत्रालय के तहत एक एलिट काउंटर टेररिज्म यूनिट है। यह भारत का पहला आंतरिक सुरक्षा संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के साथ किस देश में घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है कुवैत। भारत में कुवैत में घरेलू कामगारों की भर्ती सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों को कुवैत कानूनी ढांचे के दायरे में लाएगा और उन्हें कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन पर भी भारतीय राजदूत सीवी जॉर्ज और कुवैत के विदेश मामलों के उपमंत्री मजदी अहमद अल धाफिरी ने हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन में मालिक और घरेलू कामगारों के अधिकारों और दायित्वों के लिए एक रोजगार अनुबंध शुरू करने का प्रस्ताव है। घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे का एक सहायता तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए संयुक्त समिति का भी गठन किया जाएगा। भारत और कुवैत अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत को अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे, ठीक है। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारत में जैविक कृषि तकनीकों को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने जैविक तकनीकों के माध्यम से बंजर भूमि के एक टुकड़े को जंगल में तब्दील कर दिया था। उन्हें 2020 में कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती सिखाने के लिए एक सामाजिक संगठन संभव की स्थापना की। उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में भी कार्य किया और विभिन्न बोर्ड और समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्हें सतत जैविक खेती में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीनी संसद ने विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून पारित किया। हाल ही में चीन की संसद ने विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून पारित किया है। यह चीनी अधिकारियों और संस्थाओं को विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मुस्लिम उग्रवाद के खिलाफ मानव अधिकार और हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने कई चीनी संस्थाओं और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों के जवाब में चीन के कुछ देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हुआवी और ZTE जैसी
कई चीन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून चीनी अधिकारियों और संस्थाओं की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और चीनी फर्मों को विदेशी प्रतिबंधों पर मुआवजे की मांग करने की अनुमति देगा। अब चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह पूर्वी एशिया का एक देश है। नेशनल पीपुल कांग्रेस (एनपीसी) चीन की राष्ट्रीय विधायिका है। रेन मिनबी चीन की मुद्रा है और बीजिंग चीन की राजधानी। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने ओलंपिक 2024 और उसके बाद एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय थली चोट प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है खेल मंत्री। खेल मंत्री किरण रिजिजू ओलंपिक 2024 और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। यह एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्वास्थ्य लाभ सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। CIMS भारत में एथलीटों के लिए उपयुक्त चोट उपचार प्रोटोकॉल को एक समान बनाने में मदद करेगा। यह उन एथलीटों को की भी मदद करेगा जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना विकास समूह का हिस्सा है। यह एथलीट चोटों के उपचार और प्रबंधन में क्रांति लाएगा। CAIMS एथलीट के निकटतम भौगोलिक संस्था पर खेल चोट प्रबंध सहायता की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसे लॉन्च 2015 में किया गया था और यह प्रत्येक जिले की ताकत की पहचान करता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने भारत ने आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सराहना की है। UNDP की एक रिपोर्ट ने कहा है कि यह स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है और इसे अन्य देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उपेक्षित जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के विकास में मदद की। रिपोर्ट आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक मूल्यांकन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत को प्रस्तुत किया गया। इसका विश्लेषण ADP के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संधारण, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन शामिल किया है। रिपोर्ट आकांक्षी जिला के कार्यक्रम के तहत अपनाई गई है सर्वोत्तम प्रथाओं की सराहना करती है। रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर प्रदान की गई डेल्टा रैंकिंग की भी सराहना की गई है। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इसमें थोड़ी सी डिटेल और बची रह गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर के ऊपर उठाना और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह प्रत्येक जिला की ताकत की पहचान करता है, तत्काल सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है, प्रगति को मापता है और जिले को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला? तो इसका राइट आंसर है 67। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया। एशिया भारत के 16 देशों में से आगे है। भारत फिलीपींस और थाईलैंड से आगे है, लेकिन सिंगापुर और जापान से पीछे है। भारत को व्यापार में 55वां और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में 66वां स्थान मिला। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, इसके बाद लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रिया है। कोर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीयों को मशीन लर्निंग में 52% और गणितीय कौशल में 54% दक्षता है। वर्तमान में भारत में केवल 12% डिजिटल रूप से कुशल श्रमिक है। 2025 तक यह 9 गुना बढ़ जाएगा। कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 3 श्रेणियों व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता को परिभाषित करता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और इस वीडियो में कुछ चेंजेस अगर आपको लगते हैं कि हमें करने चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर